वंस अगेन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए हम आज अपना टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं, लेवल्स ऑफ ऑटोमेशन। क्लियर? चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं, ये है क्या, लेवल्स ऑफ ऑटोमेशन है क्या। ओके, तो देखिए, ऑटोमेशन ऑटोमेशन को अगर हम देखा जाए तो ऑटोमेशन एक ऐसा वर्ड है। आपने एक वर्ड सुना होगा आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, जिसे हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक। सुना है क्या वर्ड ऑटोमेटिक? ऑटोमेटिक का मीन्स क्या है? अपने आप अपने आप स्वतः, है ना। तो देखिए, ऑटो, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ। ऑटो और मशीन किससे मिलकर बना है? ऑटो का मीन्स होता है, क्या होता है? सेल्फ कंट्रोल। ओके, सेल्फ कंट्रोल। मशीन का मीन्स क्या होता है? कोई भी ऐसा उपकरण, ऐसा कोई यंत्र, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जो क्या करता है, ह्यूमन एफर्ट्स, ह्यूमन की एनर्जी और टाइम को क्या करता है, बचाता है, सेव करता है। तो ऑटोमेशन का मुख्य मेनली क्या पर्पज है कि ऑटोमेशन का मीन्स है कि कोई भी ऐसी मशीन, उपकरण, यंत्र जो सेल्फ कंट्रोल मीन्स अपने आप चल पाए और वो क्या कर पाए, मनुष्य के कम से कम इन्वॉल्वमेंट रहे उसके अंदर, और वो क्या कर सके, सेल्फ को कंट्रोल करके उसको ऑटोमेटिकली क्या कर पाए, ऑपरेट कर पाए। जैसे कि आपने देखा होगा एटीएम मशीन, देखी है कि नहीं? यस सर। उसमें कोई आदमी बैठा रहता है क्या? नो, तो फिर क्या करती है वो? ऑटोमेटिक पेमेंट निकाल। मतलब ऑटोमेटिक अपने आप को कंट्रोल करती है ना। ऐसा तो नहीं आपने 2000 रुपए डाले और उसने 5000 आपको दे दिए, या आपने 3000 डाले और उसने 1000 रुपए आपको दिए। ऐसा होता है क्या कभी? नहीं, एक बार ह्यूमन एरर हो सकता है, लेकिन मशीन में एरर बहुत कम आता है ना। चलिए, तो ये जो ऑटोमेशन है ना, ये मेनली इंजीनियरिंग में देखने को मिलता है। ये इंजीनियरिंग में टॉपिक है ऑटोमेशन, ठीक, जिसका उपयोग हम इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल्स, केमिकल फैक्ट्रीज, उन सब में, जितनी भी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज है जहां पर मशीन और उपकरणों का यूज किया जाता है, वो सभी ऑटोमेशन और ऑटोमेशन के लेवल्स पर काम करते हैं। क्लियर हुआ? सर ये माइक बंद करवा दीजिए ना, बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। सभी लोग अपने स्पीकर म्यूट कर लें, जिससे कोई भी डाउट हो वो मुझे पूछ सकता है, ठीक। तो ऑटोमेशन का मेनली मुख्य उद्देश्य या इसका यूज कहाँ किया जाता है? इंडस्ट्रियल एरिया में, जहां आपने देखा होगा बड़ी बड़ी मशीनें जो भी लगी हैं या जो भी इंस्ट्रूमेंट या लगे हुए हैं, वो क्या है, ऑटोमेटिक काम करते हैं, सेल्फ असेसमेंट के द्वारा, सेल्फ रेगुलेशन और कंट्रोल के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। में ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट उसमें बहुत कम होता है, ठीक। तो इसमें सिर्फ इन्होंने क्या बताया कि लेवल्स कुछ होते हैं ऑटोमेशन के, वो इन्होंने 7 लेवल स्टेजेस बताए हैं, जबकि 6 स्टेजेस होते हैं ऑटोमेशन की। अगर आप कहीं भी देखोगे, पढ़ोगे, तो ऑटोमेशन की कितनी स्टेजेस बताई जाती हैं? 6। लेकिन इसमें कितनी दी गई है? टोटल 7 स्टेज। तो पहला क्वेश्चन जो यहां से बनेगा आपको कि ऑटोमेशन की कितनी स्टेजें होती हैं? कितनी स्टेजें होती हैं ऑटोमेशन की? ऑटोमेशन की स्टेज होती है जो इसमें दी गई है, 7 स्टेजेस ऑटोमेशन की। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका कंप्लीट। सेकंड, अब यहाँ लेवल्स हमें पढ़ने हैं, तो देखिए कौन कौन सी स्टेजेस हैं। 0 स्टेज, 1 स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज, 4 स्टेज, 5 स्टेज, 6 स्टेज, 7 स्टेज। टोटल 7 स्टेज हैं, ठीक। पहली स्टेज 0 में क्या देखिए, नॉट ऑल एंसिलरी सिस्टम्स एक्सरे फार्मेसी आर ऑपरेशनल, मीन्स इसमें कोई भी एंसिलरी सिस्टम स्टेज 0 पर किसी भी प्रकार का, अगर इसी को हम हॉस्पिटल्स और रिकॉर्ड्स में अगर इसको देखा जाए, तो जो रिकॉर्ड्स हम मेंटेन करते हैं उसमें किसी भी प्रकार का हेल्पफुल, सहायक जिसे बोल सकते हैं, ऐसा कोई भी हेल्पफुल सिस्टम नहीं होता है। जैसे लैब, एक्सरे, फार्मेसी, इनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। सभी के अपने अपने डेटा अलग अलग होते हैं। क्लियर? आप
स्पीकर म्यूट करो पहले, ये कौन है? हेलो, देखो ओपीडी का डेटा अलग रहता है, आईपीडी का डेटा अलग रहता है, फार्मेसी का डेटा अलग होता है, लैब का डेटा अलग होता है, एक्सरे का डेटा अलग होता है। सारे डेटे अलग होते हैं कि नहीं होते? नॉट ऑल एंसिलरी सिस्टम्स आर ऑपरेशनल। सभी एक जगह, एक ही जगह तो नहीं रहते ना, ठीक। सेकंड, स्टेज फर्स्ट, मेजर एंसिलरी क्लिनिकल सिस्टम्स इंस्टॉल्ड। जो मेजर एंसिलरी का मीन्स है सहायक, हेल्पफुल, ठीक है। तो ऐसे कोई भी सिस्टम्स है, क्लिनिकल सिस्टम्स है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनकी आवश्यकता है उनको इंस्टॉल करना, जैसे कि सिक्योरिटी अरेंज करना, ठीक, आईपीडी ओपीडी के लिए अलग से काउंटर बनाना, सिस्टम्स रखना, ठीक, ये चीजें कुछ जो है, सीसीटीवी सर्विलेंस करना। तो मेजर जो एंसिलरी क्लिनिकल सिस्टम्स है उनको इंस्टॉल करना, ठीक। स्टेज 1 के अंदर आया। स्टेज 2 के अंदर क्या? क्लिनिकल डेटा रिपोजिटरी। रिपोजिटरी का मीन्स है संग्रहालय करना, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना डेटा। तो जो क्लिनिकल डेटा है उसको रिपोजिटरी, सीडीआर इसको बोलेंगे, क्लिनिकल डेटा रिपोजिटरी स्टोर्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेजर एंसिलरी क्लिनिकल सिस्टम। जो मेजर जो क्लिनिकल सिस्टम्स है, आईपीडी डेटा, ओपीडी डेटा, फार्मेसी, लैब, एक्सरे, ये जितने भी डेटा है, स्टोर डेटा, स्टोर रजिस्टर जो है, वो सारा चीज, इन सभी को क्या करना, इन डेटाओं को, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और क्लिनिकल डेटा रिपोजिटरी में इसको रखना, ठीक। नेक्स्ट, स्टेज 3, इसमें क्या रहेगा? बेसिक जो क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन जो रिक्वायर्ड है, जो जरूरी है, जो ऐसे बेसिक क्लिनिकल डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको सीडीआर स्टोरेज में रिट्राइवल करना। सीडीआर का मीन्स फिर वही क्लिनिकल डेटा रिपोजिटरी स्टोरेज में रिट्राइव करना। रिट्राइवल का मीन्स होता है कि दोबारा से रिस्टोर करना। कभी कभी ऐसा होता है ना, डेटा हमारा चला गया तो बैकअप लेना। बैकअप का मीन्स डेटा को दोबारा से रिस्टोर करना, ठीक। जैसे कि पैक्स, पैक्स का मीन्स है पिक्चर आर्चिविंग कम्युनिकेशन सिस्टम। ये एक सिस्टम है जो कंप्यूटर के अंदर रहता है, पिक्चर आर्चिविंग कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसके द्वारा हम डेटा को रिट्राइवल भी कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट, स्टेज 4, इसमें क्या है? कंप्यूटराइज्ड प्रोवाइडर ऑर्डर एंट्री, सीपीओई। सीपीओई का मीन्स है कंप्यूटर प्रोवाइडर ऑर्डर एंट्री। कंप्यूटराइज्ड क्या करना? ऑर्डर एंट्री करना, है ना। सपोर्ट फॉर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, और जो भी आप प्रैक्टिसेस, जो भी आप आईपीडी ओपीडी जो भी चीजें बनाई जा रही हैं वो कैसी होनी चाहिए? कंप्यूटर बेस्ड होनी चाहिए, कंप्यूटराइज्ड होनी चाहिए, जिसके कारण क्या है, हमें हमारे पास एविडेंस भी रहे और साथ में हमारे पास डेटा भी स्टोर रहे, ठीक। स्टेज 5, बीसीएमए, जैसे बारकोड मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रहता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन रहता है, इंटीग्रेटेड विथ सीपीओई एंड फार्मेसी। स्टेज 5 में क्या रहता है? जैसे आपने देखा होगा, रीडर होता है, बारकोड रीडर देखा है क्या सभी ने? हेलो, आप टोल नाके से जाते हो तो आपने देखा होगा नाकों पे अब फास्टैग चलता है, देखा है क्या किसी ने? टोल पे। हाँ, तो फास्टैग में क्या रहता है? बारकोड ही तो रहता है, जिसको स्कैनिंग के लिए जाता है और स्कैनिंग के बाद ऑटोमेटिक आपका जो अकाउंट से डिडक्शन हो जाता है, जो चार्ज है वो होता है कि नहीं? चिप लग जाती है, चल फोन पे। बारकोड स्कैन करना, जैसे फोन पे से आप बारकोड स्कैनिंग करते हो, तो इसमें ह्यूमन असिस्टेंस कम रहता है कि ज्यादा रहता है? कम रहता है, बहुत कम। मीन्स ऑटोमेशन, ऑटोमेशन का मीन्स है सेल्फ कंट्रोल करके काम करना, ठीक। तो जैसे बारकोड मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन है, रेडियो कैप्चरिंग करना, ठीक, ये चीज है, इनको इंटीग्रेट करना सीपीओई और फार्मेसी का। सीपीओई का मीन्स है कंप्यूटर ऑर्डर प्रोवाइडर एंट्री के द्वारा, ठीक। स्टेज 6 के अंदर क्या करेंगे? फुल फिजिशियन डॉक्यूमेंट्स, जितने भी जो फिजिशियन डॉक्यूमेंट्स है वो डिसीजन सपोर्ट, अलर्ट और फुल पैक्स,
पैक्स फिर आ गया। पैक्स का मीन्स है पिक्चर आर्चिविंग कम्युनिकेशन सिस्टम। ये सारी जो भी स्टेजेस या ऑटोमेशन के बारे में बताया जा रहा है, ये सारी चीजें कहाँ काम करेंगी हमारे लिए? रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने में। ठीक, कंप्यूटर में आपने देखा है ना, बहुत सी चीजें रहती हैं जो अपने आप हो जाती हैं, जैसे रिट्राइवल हो जाता है डेटा का, डेटा ऑटोमेशन अपने आप सेव हो जाता है, फीड हो जाता है, डेटा को दोबारा से रिट्राइव किया जा सकता है, सिस्टमैटाइज अरेंज किया जाता है। ये कुछ फीचर्स होते हैं कि नहीं? जी सर। हाँ, ठीक। तो इस प्रकार से नेक्स्ट लास्ट और 7 स्टेज जिसमें क्या है, फुली इलेक्ट्रॉनिक पेपरलेस एनवायरनमेंट। और लास्ट 7 स्टेज में क्या रहता है, जो पूरे तरीके से कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक पेपरलेस क्या हो जाता है, एनवायरनमेंट मींस पूरे डॉक्यूमेंट कैसे रहेंगे, पेपरलेस रहेंगे। जैसे कि डिजिटल इंडिया अभी चल रहा है, डिजिटल इंडिया का मुख्य मेन मोनो या उद्देश्य क्या है उसका, कि जो कौन सी करेंसी है, डायरेक्ट करेंसी है, उसको डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट करना है ना। डिजिटल करेंसी मीन्स आपके पास हाथ में नहीं रहेगी, लेकिन वो डिजिटल करेंसी आपके पास रहेगी आपके मोबाइल में, जिसको आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक, पेपरलेस करेंसी जिसे हम बोल सकते हैं। ओके, इसी प्रकार से क्लियर। इस पर ज्यादा दिमाग ना लगाएं, इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्लियर, बस यहां से फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं, तो फुल फॉर्म आप याद करके रखें। सीडीआर का पूरा नाम, पैक्स का पूरा नाम, सीपीओई का पूरा नाम, बीसीएमए का पूरा नाम, आरएफआईडी का पूरा नाम, ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, एट्रीब्यूट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, ईएचआर। एट्रीब्यूट्स, क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं ईएचआर के इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड के? फर्स्ट, द एट्रीब्यूट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड आर लिस्टेड बिलो। और इनकी लिस्ट जो है वो नीचे दी गई है। क्या क्या देखिए, ये कैसे होता है ईएचआर, सिक्योर होता है, रिलायबल एक्सेस रहता है वेयर एंड व्हेन नीडेड। सिक्योर है, रिलायबल एक्सेस है, जब और जहां चाहिए आप उसे एक्सेस कर सकते हो। रिकॉर्ड्स एंड मैनेजेस एपिसोडिक एंड लॉन्गिट्यूडनल। और जो रिकॉर्ड्स हैं उनको मैनेज कैसा किया जाता है, एपिसोडिक, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली के एनुअली सेक्शन में क्या किया जाता है, इन रिकॉर्ड्स को मैनेज करके रखा जाता है। लॉन्गिट्यूडनल इंफॉर्मेशन और सीरियल से इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड रखा जाता है। नेक्स्ट, प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्स ड्यूरिंग केयर। जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन है, जो केयर आप प्रोवाइड कर रहे हो उस टाइम पर, जो प्राइमरी जो आपकी इंफॉर्मेशन है, प्राइमरी जो डेटा है पेशेंट का, प्राइमरी जो इंफॉर्मेशन है, जो ट्रीटमेंट आपने दिया है, उनका रिकॉर्ड ईएचआर में अच्छे से रखा जाता है। ठीक, नेक्स्ट, असिस्ट विथ प्लानिंग एंड डिलीवरी ऑफ एविडेंस बेस्ड केयर। असिस्टेंस एंड प्लानिंग के साथ जो डिलीवरी, जो केयर प्रोवाइड की जा रही है, वो एविडेंस बेस्ड केयर रहती है। जिस जो रिकॉर्ड रहती है प्राइमरी केयर में, आपने क्या क्या दिया, पेशेंट को स्टेबलाइज किया तो उसमें आपने कौन कौन से मेडिकेशंस लगाए, क्या किए, कितने टाइम पर पेशेंट आया, कितने टाइम पर आपने रेफर किया या आईपीडी बनी, उस तरीके से पूरा एविडेंस बेस्ड क्या रहता है, डेटा रहता है हमारे पास। पूरा डिलीवरी हेल्थ केयर सिस्टम में आपने क्या क्या उसको एडवाइज्ड किया है, वो सारा रिटर्न में रहता है, जो हमें जरूरत पड़ने पर हम उसे एज अ मेडिको लीगल भी हम उसे यूज कर पाते हैं, जो ईएचआर में रहता है। ठीक, कैप्चर्स डेटा फॉर, किस कैप्चर और क्या क्या चीजें हैं डेटा को कैप्चर, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, ईएचआर के अंदर यह भी रहता है। इसको भी देख सकते हैं कि जो सर्विसेज जो प्रोवाइड की जा रही है, जो भी डिलीवरी, जो भी सर्विसेज डिलीवर की जा रही हैं, उनकी क्वालिटी किस प्रकार की है, क्वालिटी में क्वालिटी के साथ साथ उनको किस प्रकार की क्वांटिटी या किस प्रकार की लेवल पे केयर दी जा रही है।
नेक्स्ट यूटिलाइजेशन रिव्यू, हम रिव्यू भी ले सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं कि पहले किस प्रकार की सर्विसेज थी, अब किस प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। रिस्क मैनेजमेंट, ईएचआर के द्वारा रिस्क को मैनेजमेंट किया जा सकता है। अगर कोई रिस्क फैक्टर्स है या कोई भी ऐसे रिस्क अराइज होते हैं तो हम उसको क्या कर सकते हैं, मैनेज किया जा सकता है। रिसोर्सेज प्लानिंग, जिस प्रकार के रिसोर्सेज अवेलेबल है उन रिसोर्सेज का अच्छे तरीके से यूजफुल तरीके से यूज करना, उन रिसोर्सेज को प्लानिंग के थ्रू प्लानिंग करना और प्लानिंग के थ्रू उनका इम्प्लीमेंट कराना, यूज करना। नेक्स्ट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, और क्या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी कर सकते हैं हम। इसमें देख सकते हैं कि कहाँ पर किस जगह किस प्रकार की हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, किस प्रकार का वहाँ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है, किस प्रकार की परफॉर्मेंस वहाँ के वर्कर्स के द्वारा की जा रही है। नेक्स्ट कैप्चर्स इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर मेडिकल रिकॉर्ड एंड रिम्बर्समेंट पर्पजेस, और कैप्चर करना, इकट्ठे करके रखना इंफॉर्मेशन कौन सी जो आवश्यक है, बहुत ज्यादा नीडेड है फॉर द मेडिकल रिकॉर्ड, मेडिकल रिकॉर्ड में उस ऐसी इंफॉर्मेशन को रखना जो जरूरी है और उसकी आवश्यकता रहती है। एंड रिइम्बर्समेंट पर्पज, और जरूरत पड़ने पर हम उसको उपयोग किया जा सके, उसका उपयोग कर सकें, ऐसी इस प्रकार से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखना ईएचआर के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड में। नेक्स्ट लॉन्गिट्यूडनल मास्क्ड इंफॉर्मेशन सपोर्ट क्लिनिकल रिसर्च, पब्लिक हेल्थ रिपोर्टिंग एंड पॉपुलेशन हेल्थ इनिशिएटिव। इसके साथ ही जो मेडिकल रिकॉर्ड्स हमने जो रखे हुए हैं, जो कलेक्ट कर उसका यूज करना, उसका बहुत विभिन्न जो क्षेत्र हैं, जो एरियाज हैं, जैसे कि रिसर्च में, क्लिनिकल रिसर्च में उन डेटा का उपयोग करना, पब्लिक हेल्थ के मैनेजमेंट में उस डेटा का यूज करना, किसी भी कंट्री की क्या हेल्थ स्टेटस को पता लगाने के लिए एमएमआर, एनएमआर और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, एनसीडी परसेंटेज, इन सभी को निकालने के लिए भी जो डेटा है उसकी जरूरत पड़ती है। तो उस डेटा के द्वारा हम ये चीजें भी पता कर सकते हैं, पॉपुलेशन का हेल्थ स्टेटस आदि चीजें। नेक्स्ट सपोर्ट्स क्लिनिकल ट्रायल्स एंड एविडेंस बेस्ड रिसर्च, और क्या करना, क्लिनिकल ट्रायल्स करना, जो क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं, जैसे कोविड-19 में अभी वैक्सीन को जब तैयार किया गया था तो वैक्सीन्स के लिए क्लिनिकल ट्रायल किए गए थे, उसके लिए भी डेटा की जरूरत पड़ती है। और साथ में ही जो एविडेंस बेस्ड रिसर्च, और कोई रिसर्च या बहुत सारी जो रिसर्च की जा रही है और रिसर्च के लिए भी जो डेटा है उस डेटा की आवश्यकता पड़ती है, उस डेटा के आधार पर ही रिसर्च कंडक्ट की जाती है। क्लियर? तो ये है ईएचआर के एट्रीब्यूट्स का मीन्स कंपोनेंट्स जिन्हें बोल सकते हैं, घटक बोल सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट अब बेनिफिट्स देखिए, ईएचआर के इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड के क्या बेनिफिट्स है, क्या लाभ है, ठीक। तो देखिए द बेनिफिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड आर टेबुलेटेड एंड लिस्टेड बिलो, टेबुलेशन के फॉर्म में टेबल बनाकर इन्होंने इसके बेनिफिट्स लिखे हुए हैं। तो पहला नंबर और एरिया कौन सा है, जनरल एरिया। तो जनरल एरिया में देखते हैं क्या क्या बेनिफिट्स हैं। पहला इंप्रूव डेटा इंटीग्रिटी, डेटा जो है, डेटा की इंटीग्रिटी, जो डेटा का जो संगठन है, डेटा कलेक्शन का जो तरीका है और जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो कैसा है, इम्प्रूव्ड है, इम्प्रूव्ड हो जाता है इससे। नेक्स्ट ये रिलायबल है, ठीक है, बेटर ऑर्गेनाइज्ड है, एक्यूरेट है और कंप्लीट है। पहला ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो जनरल एरियाज के अकॉर्ड अंदर आते हैं इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड में। क्या क्या, डेटा की क्वालिटी इंटीग्रेशन क्या रहता है, इम्प्रूव्ड है, इम्प्रूव हो जाता है, रिलायबल है, ये सिक्योर है, बेटर ऑर्गेनाइज्ड है, एक्यूरेट है और कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी, इसके द्वारा प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव्ड होती है। एक्सेस डेटा व्हेन एवर वेयर एवर फॉर टाइमली डिसीजन, कहीं भी कभी भी हम इस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, बस हमारे पास आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट इंक्रीज्ड क्वालिटी ऑफ केयर, इसके द्वारा ईएचआर के आधार पर क्या कर सकते हैं, जो
केयर प्रोवाइड की जा रही है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है, जैसे टेलर्ड व्यूज, डैशबोर्ड, इसके साथ ही इंक्रीज सेटिस्फैक्शन फॉर केयर गिवर, और जो केयर गिवर है, जो केयर प्रोवाइड कर रहा है, उसका सेटिस्फैक्शन भी किस प्रकार से उसका सेटिस्फैक्शन है कि नहीं, इजी एक्सेस टू क्लिनिकल डेटा रिलेटेड, और इजीली उस डेटा को एक्सेस किया जा सकता है, उसको रिलेटेड जो सर्विसेज जो प्रोवाइड किया है उन्हें देखा जा सकता है, एक्सेस किया जाता है, बस आपके पास आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। ये कुछ ईएचआर के जनरल एरियाज के बेनिफिट्स है, जो जनरल एरिया में जो बेनिफिट्स उसके रहते हैं कि सिक्योर है, रिलायबल है, कंप्लीट है, एक्यूरेट है, एक्सेस कर सकते हैं डेटा, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है, क्वालिटी ऑफ केयर बढ़ती है, सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होता है इससे जो केयर गिवर है उसका, और ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। ये कुछ बेनिफिट्स जनरल एरियाज के अंदर आती हैं ईएचआर के अंदर। अब देखते हैं नर्सिंग एरिया में क्या बेनिफिट्स हैं ईएचआर से। अब नर्सिंग एरिया में अगर ईएचआर से बेनिफिट्स देखा तो ईएचआर के क्या क्या बेनिफिट्स हैं नर्सिंग एरिया में। फर्स्ट, डिक्रीज्ड रिडंडेंट डेटा कलेक्शन। क्या डिक्रीज करना, जो रिडंडेंट डेटा कलेक्शन को क्या करना, डिक्रीज करना। रिडंडेंट में मीन्स इंटरमिटेंट होना, मीन्स बीच में से डेटा कलेक्ट कर लिया, फिर कुछ छूट गया, फिर कलेक्ट कर लिया, इस तरीके से, इस प्रकार से डेटा कलेक्शन को क्या करना, इस डेटा कलेक्शन के प्रोसेस या मेथड को कम करना, डिक्रीज करना, घटाना। साथ में अलाउड डेटा कंपैरिजन फ्रॉम प्रायर विजिट्स, और ये अलाउ करना क्या कि जो डेटा कंपैरिजन किया जा रहा है फ्रॉम प्रायर विजिट से किया, जो पहले का जो पुराना डेटा है उसको और जो अभी जो नया डेटा कंप्लीट किया है उसको, फिर उसको कंपैरिजन करने में हेल्प मिलती है ईएचआर के अंदर की पिछली साल हमने जो डेटा रिकॉर्ड किया था, हमारी एक साल के अंदर जो एमएमआर थी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट थी, वो अगर 80 थी, 80 थी, तो इस साल जो हमारा न्यू डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग अगर कंपेयर किया जाए तो इस साल की एमएमआर क्या है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या है, बढ़ रही है या घट रही है, इस प्रकार से डेटा का कंपेयर करना। नेक्स्ट, ongoing access update record at beside। ongoing access होना चाहिए, हमेशा हम कभी भी उसको एक्सेस कर सकें, देख सकें डालकर। इसके अलावा अपडेट रिकॉर्ड एट बिसाइड्स, और जो भी रिकॉर्ड्स है, जो नर्सिंग के जो भी रिकॉर्ड्स है उनको टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए, अपडेट होते रहना चाहिए, उसमें रिकॉर्ड करते रहना चाहिए। नेक्स्ट, इम्प्रूव्ड डॉक्यूमेंटेशन एंड क्वालिटी ऑफ केयर। ईएचआर के थ्रू क्या कर सकते हैं, ईएचआर क्या करता है, हेल्प करता है डॉक्यूमेंटेशन को, इम्प्रूव्ड डॉक्यूमेंटेशन को, क्वालिटी को इम्प्रूव करता है कि आप डॉक्यूमेंटेशन जो आप उसमें कर रहे हो, आप जो डॉक्यूमेंट बना रहे हो वो उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, साथ ही जो केयर आप के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है उसकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव्ड करता है। नेक्स्ट, सपोर्टेड टाइमली डिसीजन, और टाइम टू टाइम किस प्रकार का डिसीजन लेना चाहिए, किस प्रकार का डिसीजन है, इसमें भी वो हेल्प करता है कि किस प्रकार के डिसीजन मेकिंग उस टाइम पर उस समय हमें लेनी चाहिए, किस प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड किया, किस प्रकार से डेटा कलेक्शन हो, उस इसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग किस प्रकार का डिसीजन होना चाहिए, ये इसमें भी हेल्प करता है। ठीक, ये बेनिफिट्स है नर्सिंग फील्ड के अंदर। अब बात करते हैं हेल्थ प्रोवाइडर, जो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, उनके किस प्रकार से क्या बेनिफिट्स हैं ईएचआर से। बेटर, फास्टर, सिमुलटेनियसली डेटा एक्सेस, बेटर है, फास्टर है, और सिमुलटेनियसली कभी भी कहीं भी हम क्या किया जा सकता है, डेटा को असेस किया जाता है, एक्सेस किया जा सकता है। नेक्स्ट, इम्प्रूव्ड डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग, ईएचआर के द्वारा ही जो डॉक्यूमेंटेशन का इम्प्रूव हो रहा है, डॉक्यूमेंटेशन इम्प्रूवमेंट हो रहा है, साथ में ही रिपोर्टिंग करने में भी मदद मिलती है। नेक्स्ट, prompted टू एंश्योर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स एंड मेडिकेशन, और
तुरंत ही ये एंश्योर करना कि जो भी पेशेंट है, उनको किस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, मेडिकेशंस का किस प्रकार का ट्रीटमेंट उनका चल रहा है, कौन-सी मेडिकेशंस चल रही हैं, ये भी इस डेटा के अंदर सेव रहता है, फीड रहता है, जिससे हमें हेल्प मिलती है कि हम कभी भी, कहीं भी ये देख सकते हैं कि किस पेशेंट को किस प्रकार की सर्विसेज़ या किस प्रकार का ट्रीटमेंट उसे मिल रहा है या दिया जा रहा है। Next, supported automation of critical pathways, workflows, improved efficiency means और ऑटोमेशन के द्वारा हेल्प करना, मदद मिलना, कुछ सपोर्ट करना, ऑटोमेशन से सपोर्ट लेना, जैसे कि कोई क्रिटिकल केयर है या फिर कोई भी क्रिटिकल काम है जिसमें हमें ऑटोमेशन की ज़रूरत है, तो उस ऑटोमेशन का क्या करना, सपोर्ट लेना फॉर द क्रिटिकल पाथवे या वर्क फ्लो में उस ऑटोमेशन का मदद लेना। नेक्स्ट, इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी, एलिजिबिलिटी, अर्ली वार्निंग ऑफ स्टेटस चेंजेस मीन्स जो एफिशिएंसी है, वर्क की एफिशिएंसी है वर्कर्स की, उनको क्या करना, इम्प्रूव्ड करना, उनका जो डेटा है टाइम टू टाइम डेटा को अपडेट करना, डेटा एक्यूरेट कंप्लीट डेटा उसमें अपडेट होना, जिसके कारण जो वर्कर्स हैं उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव्ड किया जाए। ठीक। नेक्स्ट, हेल्थ केयर एंटरप्राइजेज। अब जो हेल्थ केयर एंटरप्राइजेज हैं, जो संस्था हैं जो हेल्थ केयर के क्षेत्र में काम कर रही हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको किस प्रकार के बेनिफिट्स हैं ईएचआर में, इलेक्ट्रॉनिक जो हेल्थ रिकॉर्ड जो रखे जा रहे हैं उससे क्या हेल्प है। पहला, बेटर रिकॉर्ड सिक्योरिटी, जो रिकॉर्ड रखा जा रहे हैं उनकी क्या है, अच्छी बेटर सिक्योरिटी है, डैमेज नहीं होंगे। अगर वैसे हम रिकॉर्ड अगर हार्ड फाइल्स में या रजिस्टर्स रखेंगे तो 5 साल 10 साल बाद क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, भीग सकते हैं, उनमें दीमक लग सकते हैं। लेकिन ये क्या है, बेटर है, सिक्योर्ड है, रिट्राइबल है। अगर डेटा कभी खो भी जाता है, लॉस्ट भी हो जाता है, तो हम दोबारा से इसको क्या कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं, दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। फ्यूअर लॉस्ट रिकॉर्ड, इंस्टेंट नोटिस, और बहुत कम डेटा इसमें क्या होता है, लॉस्ट होता है। ठीक। ऑफ एलिजिबिलिटी एंड प्रोसीजर ऑथराइजेशन, इंस्टेंट नोटिस ऑफ एलिजिबिलिटी एंड प्रोसीजर, और अगर ऐसा होता भी है तो इमीडिएटली हम क्या करते हैं, इंस्टेंट जो नोटिस है, प्रोसीजर जो है वो ऑथराइजेशन के लिए जो प्रोसीजर है डेटा लॉस्ट के, उसको कंप्लीट करते हैं। डिक्रीज नीड एंड कॉस्ट फॉर रिकॉर्ड स्टोरेज, इसमें कम आवश्यकता होती है, कम कॉस्ट लगती है रिकॉर्ड को स्टोरेज करने में, ज़्यादा पैसे का, ज़्यादा मनी, ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज, ज़्यादा टाइम इसमें कंज्यूम्ड नहीं होता है। जैसे एक्सरे फिल्म फिलिंग या फिर ओपीडी आईपीडी डेटा का रिकॉर्ड रखना, ये सभी कम कॉस्ट में और कम टाइम में टाइम कंज्यूमिंग नहीं है ये। ठीक। नेक्स्ट, डिक्रीज लेंथ ऑफ स्टे ड्यू टू वेटिंग, और ये डिक्रीज्ड, और इसमें ज़्यादा ऐसा नहीं है कि डेटा को लिखने के लिए या इसमें वेटिंग की ज़्यादा ज़रूरत हो। वेटिंग का मीन्स कि आज का डेटा कल चढ़ा देंगे, कल का डेटा परसों चढ़ा देंगे, आज टाइम नहीं है, नहीं मिल रहा। इसमें इस प्रकार की कोई भी वेटिंग नहीं चलती है। इसमें आप तुरंत ही डेटा को क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। जैसे ओपीडी पर्चा हाथ से बनता है, वो अगर ऑनलाइन कंप्यूटराइज़्ड बनता है तो तुरंत आप पर्चा काटोगे, तुरंत उसका रिकॉर्ड उस सिस्टम में फीड हो गया। मीन्स इसमें किसी भी प्रकार का स्टे नहीं है ड्यू टू वेटिंग, कि वेटिंग के लिए कि हाँ, अभी बहुत ज़्यादा डेटा रखा हुआ है, पहले इसको लिखना है फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं। तुरंत इसमें जो डेटा रहता है वो कंटिन्यूटी सीरियल से क्या होता जाता है, रिकॉर्ड होता जाता है। नेक्स्ट, फास्टर टर्न अराउंड फॉर अकाउंट्स, फास्टर टर्न अराउंड फॉर अकाउंट्स, और जो भी अकाउंट्स हैं, जो भी मतलब रिकॉर्ड्स हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, जब चाहे जभी भी उसे रीचेक कर सकते हैं, दोबारा खोलकर चेक कर सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट, इंक्रीज्ड कम कंप्लायंस विथ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, और जो भी, और इसके साथ ही क्या है, जो
कंप्लायंस और जो रेगुलरिटी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी आवश्यकता है, जो भी चीज़ों की आवश्यकता है, जो भी ऐसी चीज़ें लगती हैं जिनकी ज़रूरत है, उनको रेगुलेटिव है कंप्लायंसेस के साथ इंक्रीज करना, उन चीज़ों को बढ़ाना, जिससे और अच्छे तरीके से ईएचआर इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड है, उनको और अच्छे तरीके से मैनेज और अपडेट करके रखा जा सके। ठीक? अब बात करते हैं कि ईएचआर का पेशेंट के लिए क्या बेनिफिट है, पेशेंट को क्या बेनिफिट है ईएचआर से। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड से पेशेंट को क्या बेनिफिट है। फर्स्ट, डिक्रीज्ड वेट टाइम फॉर ट्रीटमेंट। इसके द्वारा पेशेंट को ज़्यादा ट्रीटमेंट के लिए ज़्यादा इंतजार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तुरंत ओपीडी पर्चा कटा, तुरंत उसने दिखाया और आईपीडी कटा और तुरंत एडमिट हो गया, तुरंत उसका इलाज स्टार्ट हो गया। मीन्स इसमें जो पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए इंतजार है, जो वेटिंग टाइम है, उसको क्या किया जा सकता है, डिक्रीज किया जा सकता है। इसमें टाइम कंज्यूम ज़्यादा नहीं होता है, जिससे जल्दी से सर्विसेज उसे प्रोवाइड हो जाती है। नेक्स्ट, इंक्रीज्ड एक्सेस कंट्रोल ओवर हेल्थ इंफॉर्मेशन। और इस पर क्या रहता है, एक्सेस और कंट्रोल रहता है, जितनी भी हेल्थ इंफॉर्मेशन है उस पर जो ईएचआर के द्वारा कंट्रोल आसानी से किया जा सकता है और एक्सेस भी आसानी से किया जाता है। उसका एक्सेस और कंट्रोल बढ़ जाता है, मीन्स उसे कोई भी ऐसे अननेसेसरी अनऑथोराइज्ड पर्सन कोई भी उस डेटा को चेक नहीं कर सकता है। उस डेटा के लीक होने के चांस बिल्कुल नहीं रहते हैं। उसे जो हेल्थ इंफॉर्मेशन है वो उसका कंट्रोल जो क्या रहता है उस डिपार्टमेंट के पास ही सिर्फ रहता है। नेक्स्ट, इंक्रीज्ड यूज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस डिसीजन सपोर्ट। और इसके द्वारा बेस्ट प्रैक्टिसेस, बेस्ट डिसीजन रिपोर्ट और बेस्ट ट्रीटमेंट जो है प्रोवाइड हो जाता है। इंक्रीज किया ईएचआर के द्वारा इंक्रीज हो जाता है क्या, पेशेंट के लिए अच्छी सी प्रैक्टिसेस, अच्छा ट्रीटमेंट, है ना, और डिसीजन सपोर्ट मेकिंग, ये एविडेंस बेस्ड सब में डिसीजन मेकिंग ये उससे जल्दी से प्रोवाइड हो जाती है। नेक्स्ट, इंक्रीज्ड एबिलिटी टू आस्क इन्फॉर्म्ड क्वेश्चंस। और पेश इसके द्वारा यह भी हेल्प मिलती है कि अगर किसी भी प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन या कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसकी एबिलिटी, उसके उसके उस क्वेश्चन का, उस जवाब का, उस क्वेरी का तुरंत ही आंसर उसे मिल जाता है। ठीक। नेक्स्ट, क्विकर टर्न अराउंड टाइम फॉर ऑर्डर्ड ट्रीटमेंट। और इसमें जल्दी ही क्या होता है, ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है, किसी प्रकार की वेटिंग की जरूरत या इंतजार करने की जरूरत पेशेंट को नहीं मिलती है ज्यादा। नेक्स्ट, ग्रेटर क्लैरिटी टू डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन। और इसके साथ ही जब पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है तो क्लियरली उसके जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं डिस्चार्ज से पहले वो उसे क्लियरली क्या कर दिए जाते हैं, समझा दिए जाते हैं, बता दिए जाते हैं। नेक्स्ट, इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑन केयर। और इसके द्वारा क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी खुद की वो सेल्फ केयर कैसे करे, सेल्फ केयर के क्या क्या करना है, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है और वह सेल्फ केयर अपनी कर सकता है। सेल्फ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको भी वह खुद समझता है। नेक्स्ट, अलर्ट्स एंड रिमाइंडर्स फॉर अपॉइंटमेंट्स एंड स्केड्यूल्ड टेस्ट। और अलर्ट्स और रिमाइंडर दिलाना किस चीज है, फॉर द अपॉइंटमेंट्स एंड जो शेड्यूल्ड जो टेस्ट है जो पेशेंट के करने हैं। ठीक है, इसके आगे देखिए क्या है, साथ में ही क्या करना, इंक्रीज सेटिस्फैक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ चॉइसेस। और ये हेल्प करता है पेशेंट की किस चीज में, कि उसका सेटिस्फैक्शन बढ़ाता है, उसका सेटिस्फैक्शन उसके पास रहता है। ठीक, जो और साथ में ही उसकी चॉइस को अंडरस्टैंडिंग में उसकी पावर, अंडरस्टैंडिंग पावर को बढ़ाता है। उसे ये फ्रीडम रहता है कि वो सेटिस्फाई अपनी सेटिस्फैक्शन को बढ़ा सके, अच्छे से समझ सके, जो भी उसकी चॉइस है वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपना डिसीजन सेल्फ ले सके। क्लियर। अब हम बात करने वाले हैं एडवांस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ईएचआर। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ ईएचआर इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इधर से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो द एडवांटेज ऑफ ईएचआर आर लिस्टेड बिलो।
एडवांटेजेस क्या क्या है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड के? देखिए, फर्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड आर इजीली एक्सेसिबल। ईएचआर क्या है? इजीली क्या कर सकते हैं हम इसे? रिस्पॉन्स करें। इजीली देख सकते हैं, एक्सेसिबल है। एक्सेसिबल है, एक्सेस, हाँ। नेक्स्ट, सेकंड, easier to send a digital file from one office to another। और किसी एक ऑफिस से फाइल को, डिजिटल फाइल को दूसरे ऑफिस में सेंड करने के लिए, इसमें सेंड करने का जो तरीका है वो कैसा है? इजी है। इजी है। इजीली हम जो डिजिटल फाइल है उसे वन ऑफिस टू अनदर ऑफिस क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 1,000 या 5,000 लोगों का डेटा है, आप उसे एक कंप्यूटर से, एक सिस्टम से मेल के द्वारा दूसरी जगह आप सिर्फ एक क्लिक के द्वारा उसे सेंड कर सकते हो कि नहीं? लेकिन इसी चीज को मैं ऐसे बोलूं कि आपको 5,000 पेशेंट का डेटा है, वो आपको यहां से भोपाल लेके जाना है, लेकिन वो सॉफ्ट कॉपी में नहीं है, ईएचआर में नहीं है, वो कैसा है? रजिस्टर्स में मेंटेन्ड है। तो कितने रजिस्टर हो जाएंगे पता है? और आपको बड़ी टेंशन रहेगी, कोई रजिस्टर खो ना जाए, कहीं कोई चीज मिस ना हो जाए। इतनी सारी चीजें आप कैसे ले जाओगे? बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी कि नहीं? तो ईएचआर का नेक्स्ट एडवांटेजेस क्या है? इजियर टू सेंड अ डिजिटल फाइल फ्रॉम वन ऑफिस टू अनदर। नेक्स्ट, थर्ड, टाइम इज सेव्ड इन ट्रांसफरिंग फाइल्स। और फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने में ये टाइम कंज्यूमिंग है या टाइम सेविंग है? टाइम सेविंग। इसी चीज को अगर आप मैनुअली किसी गाड़ी में ट्रेन के थ्रू जाएं, यहां से भोपाल डेटा को लेकर जाएं, तो वो टाइम कंज्यूमिंग रहेगा कि नहीं? और यहाँ क्या है? ये टाइम सेविंग है। नेक्स्ट, एक्यूरेसी ऑफ डेटा आर रेडिली अवेलेबल फॉर फर्दर डिसीजन मेकिंग। और इस डेटा की एक्यूरेसी कैसी रहेगी? एक्यूरेसी ऑफ डेटा आर रेडिली अवेलेबल फॉर फर्दर डिसीजन मेकिंग। और इसकी एक्यूरेसी अच्छी रहेगी, हाई रहेगी, जिसका उपयोग हम किस लिए कर सकते हैं, किस लिए किया जाएगा? डिसीजन मेकिंग में, फ्यूचर प्लानिंग में। ओके। नेक्स्ट, रेडिली अवेलेबल टू पेशेंट्स व्हेन स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली। और ये क्या है? पेशेंट के लिए हमेशा अवेलेबल रहता है व्हेन स्टोर्ड। अगर ये डेटा इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड है तो जब चाहे तब हम पेशेंट को उसका पूरा डेटा, पूरा प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, ऑक्यूपाइज लेस स्पेस इन द ऑफिस फाइल रूम। अच्छा, अगर इसी डेटा को हम बोलें कि फाइल और रजिस्टर्स में रखा जाएगा तो उसके लिए ज्यादा स्पेस की जगह की जरूरत पड़ेगी या कम की? ज्यादा। और इसी को अगर हम बोलें कि डिजिटली स्टोर करके रखना है तो एक कंप्यूटर में, एक हार्ड डिस्क में बना रहेगा। ठीक है, चाहे आप 5,000 डेटा रखो, चाहे 10,000 डेटा रखो, अब वो भी 5 साल, 10 साल, 15 साल, 50 साल तक रखो। लेकिन रजिस्टर्स को जब आप रखोगे तो 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद कितने सारे रजिस्टर हो जाएंगे? बहुत सारे, है ना? ठीक। नेक्स्ट, इजियर टू स्टोर देम फॉर लॉन्ग टर्म। वही चीज आ गई, हम इसे आसानी से लंबे समय तक क्या करके रख सकते हैं? स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट, रिड्यूस एरर्स विच अराइज फ्रॉम मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ बैड हैंड राइटिंग्स। बताइए क्या है इसका मतलब? इसका मतलब पता है किसी को? खराब राइटिंग
की वजह से जो समझने में प्रॉब्लम होती है तो वो भी कम हो जाता है, हाँ एरर हो जाता है, एरर गलती होने हाँ कम हो जाता है। हाँ, गलत हैंड राइटिंग के कारण जो डेटा में मिस इंटरप्रिटेशन होता है, ठीक है, उसको उसको भी रिड्यूस करने में क्या होता है, हेल्प मिलती है। वो गलतियां हैं जो गलत हैंड राइटिंग के कारण जो हो जाती हैं, उसको भी रिड्यूस किया जाता है। ठीक, ये कुछ एडवांटेजेस हैं EHR के, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड के। क्लियर? रिकॉर्ड मैं फिर आपको बता रहा हूं, मोस्ट मोस्ट वेरी 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 इंपोर्टेंट। ठीक, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। अब पढ़ते हैं हम डिसएडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, EHR की डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। पहला डिसएडवांटेज देखिए, कंप्रोमाइज ऑन प्राइवेसी ऑफ द हेल्थ रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट एज इट कैन बी एक्सेस्ड बाय मैनी। और पहली चीज, इसमें प्राइवेसी रखी जा सकती है क्या? लेकिन बहुत ही कम रखी जा सकती है मैडम। अगर आपके पास आईडी और पासवर्ड है तो आप भी चेक कर सकते हो। क्लियर हुआ? तो क्या है, कंप्रोमाइजेशन है किस चीज में, प्राइवेसी ऑफ द हेल्थ रिकॉर्ड ऑफ द पेशेंट, पेशेंट के हेल्थ रिकॉर्ड में प्राइवेसी में कंप्रोमाइजेशन है। मींस पेशेंट्स एज इट कैन बी एक्सेस्ड बाय मैनी, और पेशेंट के अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं, उनको अगर हमारा डेटा या पासवर्ड कोई भी लीक हो जाता है तो उनके द्वारा भी उस डेटा को क्या किया जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है। क्लियर? क्लियर हुआ? नेक्स्ट, to have error free maintenance skilled techniques are required। ये पता है, इसमें एरर फ्री मेंटेनेंस है, इसमें गलतियां कम होती हैं, लेकिन इसमें स्किल्ड टेक्नीशियंस की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं? बिल्कुल सर। कोई भी एरा गैरा कंप्यूटर पर बैठकर उस डेटा को चला सकता है क्या? उसके लिए आपको नहीं। कंप्यूटर स्पेशलिस्ट आदमी की, स्किल्ड ट्रेंड पर्सन की जरूरत पड़ेगी। ये एक डिसएडवांटेजेस है ना। नेक्स्ट, डिटेल्स ऑफ द हेल्थ रिकॉर्ड्स कैन बी हैक्ड। और क्या हो सकती है, जो डिटेल्स है, जो इंफॉर्मेशन है पेशेंट या फिर जो हमारे हेल्थ फैसिलिटी की, वो क्या हो सकती है, हैक हो सकती है। ठीक, किसी भी के द्वारा चुराई जा सकती है, या फिर उस डेटा का मिसयूज किया जा सकता है। नेक्स्ट, मिनिमल एरर कैन लीड टू बिगर लॉस एज रिट्राइवल ऑफ डेटा मे बी डिफिकल्ट इफ लॉस्ट। मिनिमम एरर है, ये समझ में आता है इसमें, और ये लीड करता है, मिनिमम एरर कैन लीड टू बिगर लॉस। मिनिमम एरर है, और अगर कहीं ये जो लॉस होता है अगर वो बड़े पैमाने पर हो जा सकता है, एज रिट्राइवल ऑफ डेटा मे बी डिफिकल्ट। अगर एक बार वो डेटा कहीं से डिलीट हो गया है, कोई भी ऐसी दिक्कत हो गई, तो उसको दोबारा से वापस लाना, वापस कलेक्ट करना बड़ा ही कैसा रहता है, डिफिकल्ट रहता है। नेक्स्ट, इज कॉस्टली टू सेटअप द मेंटेन इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये कैसा है, इसका सेटअप कैसा रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्टली रहता है। नेक्स्ट, रिक्वायर्स कंपेटेबल सिस्टम ऑन बोर्ड फॉर ऑल यूजर्स। और इसके लिए किस प्रकार का सिस्टम्स की जरूरत है, कंपेटेबल सिस्टम होना चाहिए। रिक्वायर्स कंपेटेबल सिस्टम ऑन बोर्ड फॉर ऑल यूजर्स। जितने भी यूजर्स हैं जो इसका यूज कर रहे हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए, सिस्टम्स कैसे होने चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, वो आसानी से उस पर काम कर सके, उस लैंग्वेज को आसानी से समझ सकें। ठीक, नीड टू हैव अ बैकअप प्लान। और ये क्या इसका हानि है, क्या लॉस है, कि इसमें क्या होनी चाहिए, बैकअप प्लान होना बहुत जरूरी है। अगर एक बार डेटा चला गया तो मान लिए फिर क्या करेंगे, तो उसके लिए बैकअप प्लान होना बहुत जरूरी है। ये भी एक डिसएडवांटेजेस है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिकॉर्ड कीपिंग एंड रिपोर्टिंग। रिकॉर्ड कीपिंग एंड रिपोर्टिंग में नर्सेस जो हैं उनकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है।
nurses responsibility in record keeping and reporting. So let us now discuss the nurses responsibility for records and reports as given below. देखिए क्या क्या है. फर्स्ट, कीप अंडर सेफ कस्टडी ऑफ नर्सेस. जो रिकॉर्ड्स हैं वो किसके अंडर रहेंगे? हाँ, कीप रिकॉर्ड्स. रिकॉर्ड्स को कैसे रखना? अंडर सेफ कस्टडी में रखना नर्सेस का अपने. नेक्स्ट, नो इंडिविजुअल सीट शुड बी सेपरेटेड. और कोई भी सीट, कोई भी किसी भी व्यक्ति की जो सीट है, कोई भी डेटा है, वो कैसा नहीं होना चाहिए? सेपरेट या अलग नहीं होनी चाहिए. मीन्स समझ में आया? रजिस्टर का कोई पेज निकल गया है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट, नॉट असेसिबल टू पेशेंट एंड विजिटर्स. और किसके लिए वो असेसिबल नहीं होनी चाहिए इंफॉर्मेशन, डेटा? पेशेंट एंड विजिटर. क्या आपके यहाँ जो भी रजिस्टर्स हैं, जो भी फाइल्स हैं, उन्हें आकर कोई भी पेशेंट, कोई भी विजिटर्स आके चेक कर सकता है क्या? नहीं सर. केवल और केवल किस पर्सन को अलाउ है ये चीज? ऑथोराइज्ड. कोई भी ऑथोराइज्ड पर्सन को, जो ऑथोराइज्ड पर्सन है. नेक्स्ट, स्ट्रेंजर्स इन इज नॉट परमिटेड टू रीड रिकॉर्ड्स. क्या बोल रहा है वो? permitted to read record. क्या मतलब है इसका? स्ट्रेंजर्स, अनजान व्यक्तियों को परमिशन नहीं है कि वो रिकॉर्ड को क्या कर सकें? देख सकें, रीड कर सकें. ओके. नेक्स्ट, records are not handed over the legal advisor without written permission of the administration. किसी भी लीगल एडवाइजर को हम रिकॉर्ड उसके हैंड ओवर नहीं कर सकते हैं बिना किसी एडमिनिस्ट्रेशन रिटर्न परमिशन के. क्लियर? हेलो. Yes sir. कोई भी लीगल केस है, कैसा भी है, कोई भी लीगल एडवाइजर है, वकील है, कोई भी पुलिस वाला है, तो बिना किसी हायर अथॉरिटी के लेटर के, सिग्नेचर के हम उसे रिकॉर्ड नहीं दे सकते हैं. क्लियर? जी सर. अगर वो बोलता है कि हमारी बीएमओ से बात हो गई है, हमें रिकॉर्ड दिखाओ, उससे बोलना पहले बीएमओ से लेटर लेके आओ, रिटर्न में हमें चाहिए, सील साइन होने चाहिए उसके, तब हम तुम्हें परमिशन दे सकते हैं उस डेटा को चेक करने के लिए. क्लियर? अन्यथा नहीं है. हाँ. नेक्स्ट, हैंडेड केयरफुली नॉट डिस्ट्रॉयड. क्लियर? अच्छे से संभाल कर रखना है, कोई भी चीज डिस्ट्रॉय नहीं करनी है. नेक्स्ट, आइडेंटिफाइड विथ बायोडेटा ऑफ द पेशेंट सच एज नेम, एज, एडमिशन नंबर, डायग्नोसिस एक्सेट्रा, लीगल इश्यूज में. और जो हम जो डेटा रखेंगे वो किस प्रकार से रखेंगे? आइडेंटिफाई किस प्रकार? बायोडेटा, पेशेंट का डेटा किस प्रकार से रखा जाता है? उसके नेम. हाँ. और एडमिशन नंबर जो रहते हैं, डायग्नोसिस, उसको क्या बीमारी थी, हाँ. लीगली. ठीक है. लीगल इश्यूज में हम उससे ढूंढने की अगर जरूरत पड़ी तो डेटा को कैसे ढूंढेंगे? तो उनको हम इस तरीके से अरेंज करते हैं, चाहे नाम के अकॉर्डिंग, चाहे एज ग्रुप के अकॉर्डिंग, चाहे डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग, चाहे एडमिशन डेट के अकॉर्डिंग, जिससे हम आसानी से उस पेशेंट का डेटा को क्या कर सकें? आइडेंटिफाई कर सके, एक्सेस कर सके, ढूंढ सके. नेक्स्ट, नेवर सेंट आउटसाइड ऑफ द हॉस्पिटल विदाउट द रिटर्न एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन. क्या बोल रहा है वो? बिना ऑथराइज्ड के सिग्नेचर, सील साइन की आप दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर नहीं कर सकते. आपका डेटा आपके ऑफिस, आपके चैम्बर, आपके इंस्टीट्यूट डिलीवरी है, जो सिस्टम है, आपका सेंटर है, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए बिना किसी रिटर्न परमिशन के, एडमिनिस्ट्रेशन के. नेक्स्ट, पेशेंट वेरिफिकेशन टू आइडेंटिफायर्स, पेशेंट नेम एंड डेट ऑफ बर्थ.
पेशेंट का वेरिफिकेशन अगर हो रहा है तो 2 आइडेंटिफायर्स हमें चाहिए, पेशेंट का नाम और डेट ऑफ बर्थ पहले हमें बताओ, तब हम उसे ढूंढ के बताएंगे। क्लियर? नेक्स्ट, कंपेयर टू आईडी बैंड, consents, diagnostic image and all other patient documentation related to the procedure। और किस प्रकार से कंपेयर करेंगे हम? आईडी पेशेंट की, उसके कंसेंट, उसकी डायग्नोसिस इमेज और जितने भी जो डेटा है पेशेंट का डॉक्यूमेंटेशन है उसको रिलेटेड और उसके प्रोसीजर्स के आधार पर हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि इस प्रकार का कोई पेशेंट है या नहीं है, और अगर है तो उसको डेटा को अच्छे से संभाल के रखेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो उस डेटा को हम एक्सेस कर सकें। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? ये मैंने आपको पहले ही बता दिए थे, कीवर्ड्स जो थे ना, तो कल पढ़ाए। कल पढ़ा दिए थे मैंने। ये हमारा क्या हो गया आज? हेलो, हमारा BNS 041 जो है कंप्लीट हो गया। 041 कंप्लीट हो गया। और अब मैं आपको यूनिट फर्स्ट थोड़ी सी पढ़ाने जा रहा हूँ, यूनिट ब्लॉक 1 की यूनिट फर्स्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। और सभी लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है, कल कल कितनी तारीख है? 5 तारीख है। कल आपको कौन कौन सी यूनिट तैयार करके लानी है? फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड यूनिट आपको तैयार करके लानी है। फर्स्ट और सेकंड का कल हमारा MCQ सेशन स्टार्ट है। ठीक, आज मैं आपको फर्स्ट यूनिट पढ़ा देता हूं, बाकी का कल मैं आपको साथ में कंटिन्यू करूंगा। सभी को स्क्रीन शो हो रही है? जी हो रही है सर। चलिए हम स्टार्ट